नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज अनादि विशेष में बात करेंगे समृद्धि का साधन वन्यजीव पर्यटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब असम दौरे के समय असम के काजीरंगा नेशनल पार्क को देखा और जाना तो वहां के प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प भी दोहराया। देखा जाए तो पर्यटन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: धार्मिक पर्यटन, जिसे तीर्थाटन भी कहा जाता है, ऐतिहासिक पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन। धार्मिक के साथ आध्यात्मिक शब्द जुड़ा हुआ है और इसीलिए धार्मिक पर्यटन हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। किंतु वन्यजीव पर्यटन हमें प्रकृति के निकट भी लेकर आता है और जब हम प्रकृति के निकट होते हैं तो हमारी आध्यात्मिक चेतना अपने आप जागृत हो जाती है। और इसीलिए वन्यजीव पर्यटन एक तरफ जहां हमारी आध्यात्मिक जागृति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन के माध्यम से रोजगार और समृद्धि का साधन भी है। सौभाग्य से मध्य प्रदेश में धार्मिक, ऐतिहासिक और वन्यजीव पर्यटन का खजाना मौजूद है और इस खजाने से हम कैसे समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर आज विचार विमर्श करते हैं। किंतु उससे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश वन्यजीव पर्यटन से किस तरह से समृद्ध हो सकता है, हो रहा है। और इसी सिलसिले पर पहले एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के दौरे में वन्यजीव पर्यटन की बात की तो ये विषय एक बार फिर उभर कर सामने आ गया। दरअसल मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन जितना लोकप्रिय है, उतना ही वन्यजीव पर्यटन में मध्य प्रदेश विशेष आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। टाइगर रिजर्व में देसी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में वर्ष 2024-25 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 32,528, कान्हा टाइगर रिजर्व में 23,059, पन्ना टाइगर रिजर्व में 15,201, पेंच टाइगर रिजर्व में 13,127 और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 10,038 विदेशी पर्यटक आए। जबकि गत वर्ष 2023-24 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विदेशी पर्यटकों की संख्या 25,894, कान्हा टाइगर रिजर्व में 18,179, पन्ना टाइगर रिजर्व में 12,538, पेंच टाइगर रिजर्व में 9,856 और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 6,876 थी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश, असम मिलकर वन्यजीव पर्यटन में एक दूसरे को समृद्ध करेंगे। कोशिश ये होगी कि मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघ के साथ असम के गैंडे भी घूम फिरें। दोनों राज्य मिलकर इन वन्य जीवों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम असम को गौर, घड़ियाल और मगरमच्छ दे सकते हैं और असम हमें गेंडा देकर हमारे वनों को समृद्ध कर सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। साल 2020-21 में भारतीय पर्यटकों की संख्या 1,20,800 थी। वर्ष 2021-22 में 1,69,738, साल 2022-23 में 1,64,559, साल 2023-24 में 1,23,032 और साल 2024-25 मई तक 1,60,500 रही। वन्य जीवों के लिए वनों को सुरक्षित रखना जरूरी है, इसलिए वन्य जीवों के लिए हमें जंगलों को संवारना होगा। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में धार्मिक, ऐतिहासिक और वन्यजीव पर्यटन का खजाना मौजूद है और इसी खजाने से मध्य प्रदेश कैसे समृद्धि पा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अजय दुबे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी के साथ सुदेश बागमेरे सदस्य हैं वनजीव बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। अजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में जब वन्यजीव के पर्यटन की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा समृद्ध है वन्यजीव पर्यटन के क्षेत्र की अगर हम बात करें, लेकिन आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि इस खजाने से हम कैसे समृद्धि पा सकते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब असम दौरे पर गए तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश और असम अगर आपस में जुड़ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ समृद्धि मिल सकती है। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वर्तमान की जो वन्यजीव पर्यटन की स्थिति है उसे आप कैसे देखते हैं? हेलो जी अजय जी।
एक बार क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया। अजय जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि मध्य प्रदेश के पास वन्यजीव पर्यटन का खजाना है और इससे कैसे हम समृद्धि पा सकते हैं, हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, वर्तमान में जो वन्यजीव पर्यटन की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का जो पर्यटन है निश्चित तौर पर वो आकर्षण का केंद्र है। पूरे भारत में सबसे अधिक वन भूमि हमारे पास है और वन्य प्राणियों में बाघों की संख्या भी सबसे अधिक है। लेकिन प्रकृति के साथ अनुशासित आचरण होना चाहिए और वन्य प्राणी जो कानून है और दूसरे भी कानून है वह एक सीमित संख्या, एक कैरिंग कैपेसिटी की तरफ भी बल देते हैं। पर्यटन स्वागत योग्य है लेकिन उसको अनुशासित रहना पड़ेगा जिससे कि जानवरों पे दबाव न पड़े। जी बिल्कुल, देखिए अजय जी, जिस तरह से आपने बताया कि पर्यटन हमारे पास है, वन्यजीव पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और केरल ही सबसे ज्यादा आगे है वन्यजीव पर्यटन में और यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना भी लगातार बना हुआ है, चाहे वो हम भारतीय पर्यटकों की बात करें, विदेश से भी बात करें। ऐसे में वन्यजीव पर्यटन पर इसका असर क्या पड़ रहा है? क्या ऐसे में वन्यजीवों के रहने में, उनके आसपास के वातावरण में भी कोई चेंजेस आते हैं क्या? क्योंकि पर्यटकों की अब आवक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके लिए सरकार की क्या नीतियां, इसके लिए क्या योजना बनाई जा रही है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है जिसके तहत वन्यजीव पर्यटन प्रशासन होता है उसका, तो उस कानून में ये है कि ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पहले से ही एक आपको परमिट लेना पड़ता है और एक सारे जो टाइगर रिजर्व है, सेंचुरी हैं, उनमें एक सीमित संख्या में ही पर्यटक प्रवेश कर पाते हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जो पर्यटन है वो कानून के संरक्षण में चल रहा है, लेकिन उसमें पर्यटन की यदि आप संख्या बढ़ाते हैं तो आपको दूसरे वन क्षेत्र खोलने पड़ेंगे जिसके कारण वन्य प्राणी तनाव में न हो। अधिक गाड़ियां, अधिक भीड़, ये वन्य प्राणियों के जो नैसर्गिक व्यवहार आचरण होता है वो बदलाव लाता है, उनमें चिड़चिड़ाहट होती है। वन्य प्राणी बाघ हो, भालू हो या तेंदुआ हो या हाथी हो, ये इंसानों से एक दूरी रखते हैं, इनको भी सुरक्षा लगती है, वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अनुशासन ही इस बात को बल देता है कि सीमित संख्या में प्रवेश करें। पर्यटन जो वन क्षेत्र है उनमें राजस्व प्रमुखता नहीं है, उनकी प्रमुखता है वन्य प्राणियों का संरक्षण और जो हमारी वर्तमान पीढ़ी, जो आने वाले जो है भविष्य, वो इनके संरक्षण के प्रति प्रेरित हो, ये पर्यटन की मुख्य शिक्षा है। जी बिल्कुल अजय जी, ठीक कहा आपने कि सबसे ज्यादा जरूरी है वन्य जीवों का संरक्षण, क्योंकि आपने बताया कि जो नेचर एलिफेंट या फिर बाघ की हम बात करें लोगों का होता है, ये लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। इसीलिए कहीं कहीं जगह पर ये अब इसको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है कि हाथियों के साथ अगर आपको यह तो कैसे लिया जाता है। कहीं कहीं ग्रामीणों को और आर्मी को भी प्रशिक्षण इसके लिए दिया जा रहा है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ सुदेश जी भी लगातार बने हुए। सुदेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे मध्य प्रदेश की वर्तमान वन्यजीव पर्यटन को देख रहे हैं सर, और पर्यटकों की आवक अब लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश जो है वो समृद्ध है वन्यजीव पर्यटन की अगर बात की जाए तो इसका कितना असर वन्य जीवों पर पड़ रहा है, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी आप यदि भारत का पूरा परिदृश्य देखें तो पर्यटन वन्यजीव का न केवल मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है बल्कि कर्नाटक में बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, उड़ीसा में बढ़ रहा है, अन्य राज्यों में भी वन्य जीवों का पर्यटन बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ा हुआ पर्यटन है इसमें मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी इसलिए है कि हमारे पास वैरायटी बहुत है। हम लोग टाइगर में अग्रणी हैं, हम लोग पैंथर के मामले में अग्रणी हैं, हम लोग वोल्फ के मामले में अग्रणी हैं, हम लोग घड़ियाल के मामले में अग्रणी हैं। कई सारे ऐसे वन्य जीव हैं जिनके मामले में हम अग्रणी हैं। जो बाकी भारत में पर्यटन बढ़ रहा है वन्यजीव पर्यटन, वो पूरा का पूरा टाइगर आधारित है, जबकि हमारे पास टाइगर के अलावा न केवल लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं बल्कि वन्य प्राणियों की वैरायटीज भी बहुत बढ़िया है। अब ये बात होती है कि एक बार किसी भी पीएस में, प्रोटेक्टेड एरियाज में कितने टूरिस्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी।
हमको फिर से इस बात पे साइंटिफिक स्टडी करके कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अध्ययन करना चाहिए कि एक बार में, एक समय में कितनी गाड़ियां, कितनी जिप्सियां, कितने टूरिस्ट अंदर जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि लोग वन्य जीवों को परेशान करके, स्पेशली टाइगर शो जैसा हो जाता है कि चारों तरफ से जिप्सियों से उसको घेर लिया जाता है और दिखाया जाता है। ये सब चीजें अवॉइड की जाना चाहिए। एक बात, पर्यटन केवल वन्य जीव आधारित नहीं हो, वन आधारित भी हो। वन की जो सुषमा है, वन की जो सुंदरता है, वन के जो लैंडस्केप्स हैं, जो हमारा बर्ड्स हैं, बर्ड वाचिंग को, जो तितलियां हैं हमारी, बटरफ्लाई, उन पे आधारित हमारा टूरिज्म, ट्रीज पे हमारा आर्बोरी, हम किस तरह से वृक्ष संपदा को टूरिस्ट को दिखा सकते हैं, जब टाइगर नहीं दिख रहा है तो और अन्य वन्य प्राणियों का किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, इस पे आधारित होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब तक आप वन्य प्राणी टूरिज्म को जब तक आप नहीं जोड़ेंगे स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय समुदाय के साथ, जब तक उनको लाभ नहीं मिलेगा इसका, लोकल कम्युनिटी को, तब तक आपका वन्य प्राणियों का जो टूरिज्म है वो असफल है। क्योंकि अल्टीमेटली वन्य प्राणियों की रक्षा स्थानीय समुदाय भी कहीं ना कहीं उस रक्षा से जुड़ा हुआ है, मुखबरी के रूप में जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट प्रोटेक्शन के रूप में जुड़ा हुआ है, गश्ती के रूप में जुड़ा हुआ है, कर्मचारियों के रूप में जुड़ा हुआ है, और जो हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है, मोस्ट ऑफ द फ्रंटलाइन स्टाफ लोकल होता है। तो जब तक लोकल फॉर वोकल वाली अवधारणा के आप जब तक लोकल व्यक्ति को समझ ये पैदा नहीं करेंगे कि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना है और इसमें आपका भला है, तब तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, यानी कि जागरूकता बढ़ाने पर सुदेश जी यहाँ पर ध्यान देना होगा। मेरा सवाल भी यही था आपसे कि पर्यटन को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में पर्यटन क्षेत्र को और पर्यावरणीय संरक्षण जो है, इन दोनों के बीच में कैसे सरकार बैलेंस बिठाएगी, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारे एथिक्स है कि हम वन्य प्राणियों को सबसे पहले संरक्षण करें, इसके बाद ही हमको कोई आर्थिक लाभ होता हो। हमारा वन्य प्राणियों का टूरिज्म है वो अफ्रीका की तरह का नहीं है, यूरोप की तरह का नहीं है, अमेरिका की तरह का नहीं है। वहाँ के एथिक्स अलग है, हमारे एथिक्स अलग हैं। तो हमारे जो एथिक्स हैं वो एथिक्स ये है कि हम वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन करें, वो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। जबकि हम लोग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है ये कि हम लोग संरक्षण को थोड़ा पीछे ले जा रहे हैं और वन्य प्राणी को किस तरह से दिखाएं। अभी आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म देखेंगे और हमारे मित्र अजय दुबे भी इससे सहमत होंगे कि अभी वन्य प्राणी का टूरिज्म जो है एलिट क्लास का टूरिज्म हो गया है या अपर हायर क्लास का टूरिज्म हो गया है। अपर मिडिल क्लास और लोअर हायर क्लास का तो टूरिज्म बचे नहीं है। माने टूरिज्म बहुत कुछ पैसे से जुड़ गया है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में कर पा रहा है। तो इसको भी नीचे लाना पड़ेगा कि जब तक आप स्थानीय व्यक्तियों को और आप मिडिल क्लास को टूरिज्म से नहीं जोड़ेंगे, तब तक वन्य प्राणी संरक्षण अच्छे से। और इससे जब समृद्धि प्राप्त करने की बात की जा रही है सर, जैसे कि आपने अपर क्लास, हाई क्लास, लो क्लास का जिक्र कर दिया है, तो फिर इससे क्या समझें? बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पास खजाना तो है, लेकिन इससे समृद्धि कैसे प्राप्त किया जाए, अब इस पर फोकस सरकार कर रही है। नहीं, समृद्धि प्राप्त करना हमारा दूसरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य हमारा प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन के लिए आपको स्थानीय पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा। हमारा जो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा ग्रुप है, वो ग्रुप अभी भी वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन की तरफ उन्मुख नहीं है, क्योंकि उसको देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो हमको उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा समृद्धि के लिए। समृद्धि हमारा दूसरे नंबर का लक्ष्य होना चाहिए। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंजर्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल सुदेश जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगे। अजय दुबे जी, सीधा आप ही के पास में आ रही हूँ। देखिए, एक तो संरक्षण को लेकर जब बात की जा रही, तो सबसे पहले सुदेश जी का भी यही कहना है कि जो लोकल पीपल्स होते हैं उनसे फ्रेंडली करना होगा, कि सबसे पहले वही होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के तौर पर देखो या किसी और चीज के तौर पर देखो। दूसरा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये कल कहा है, असम से राइनो लाने की बात की जा रही, गैंडे यहाँ पर लाने की बात की जा रही है, ताकि और ज्यादा समृद्धि मध्य प्रदेश में बढ़े, वन जो है हमारे वो और ज्यादा समृद्ध हो। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जब वहां से यहाँ पर राइनो लेकर जाएंगे तो उस तरह का वातावरण हमारे पास है क्या? इस योजना का कितना असर पड़ने वाला है? ऋषिता, मैं यदि बहुत स्पष्ट शब्द में कहूँ तो ये एक अभी स्वप्न है, क्योंकि राइनो लाना हो या मध्य प्रदेश में जो पूरे भारत में यदि आप देखें तो कई प्रजाति के वन्य प्राणी हैं,
लेकिन एक अहम बात ये होती है कि हर प्रजाति का एक अपनी बायोडाइवर्सिटी में जीवन चलता है। यदि राइनो असम में है तो ये उसकी वहाँ के जैव विविधता की खासियत है, जो उसकी जरूरत है, जैसा वन है, जैसा उसका भोजन शैली है, वो वहाँ पे उसको उपलब्ध है। तो मुख्यमंत्री के कहने मात्र से कभी भी वन्य प्राणियों की शिफ्टिंग नहीं होती है। और ये जो शिफ्टिंग होती है ये भारत सरकार की एक प्री प्रोटोकॉल होता है, ये प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के मापदंड में जब मध्य प्रदेश फिट होगा तब वो यहाँ आएगा। कुछ दिन पहले किंग कोबरा के बारे में कोशिश की गई थी कि उसको कर्नाटका से यहाँ पे लाया जाए। तो मध्य प्रदेश में किंग कोबरा का नैसर्गिक निवास नहीं है। बहुत ज्यादा यदि हम कहें तो ये छत्तीसगढ़ में पाया गया था, लेकिन अब वो किंग कोबरा लाए तो उसको कैद में वन विहार में रखा गया और उनमें से एक की डेथ हो गई। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु, जो यहाँ की प्रकृति है, वो उसके अनुकूल नहीं थी। तो राइनो लाना भारत सरकार की एक पूरी स्क्रूटनी होती है, फिर प्रक्रिया होती है, वो निश्चित तौर पर उसके बाद ही होगी। हाँ, ये ओपन जंगल की मैं बात कर रहा हूँ। यदि जू में लाना होगा चिड़ियाघर में कैद रख के, तो वहां के चिड़ियाघर से यहाँ के चिड़ियाघर में आ सकता है और यहाँ से फिर वन्य प्राणी आपको देना पड़ेगा, तब जाके ये संभव होगा। बिल्कुल अजय जी, और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पर्यटकों को लेकर ही हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि पर्यटन की वृद्धि को भी हमें देखना है, पर्यावरण के संरक्षण को भी देखना, और कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। ऐसे में सर हम ये भी देख रहे हैं कि टाइगर रिजर्व की जहां पर बात करें तो जो विदेशी पर्यटक है उनकी संख्या भी वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं और भविष्य में इनके लिए क्या नई नीतियां लाई जानी चाहिए? सुदेश जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जरूरी है कि फ्रेंडली हो, क्योंकि जो हाथी है, बाघ है, वो आमतौर पर लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। मेरा उसमें ये कहना है कि जो विदेशी, देखिए पहला तो ये है कि जो मध्य प्रदेश का जो वन है और वन्य प्राणी है वो राजस्व की कमाई के लिए नहीं है, उनसे आय उत्पन्न नहीं हो सकती है। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार का जो पहला धर्म है और जो पहला ड्यूटी है वो वन्य प्राणी का संरक्षण है। यदि उस संरक्षण कार्य में एक सीमित संख्या में वो पर्यटक आते हैं तो उनका स्वागत है। यदि भविष्य में उनकी संख्या से यदि वन्य प्राणियों का पर्यटन बढ़ाना है तो जो टाइगर रिजर्व के बफर एरिया हैं उनमें पर्यटन बढ़ाने पे फोकस किया जाए, कोर इलाके में ना किया जाए। कोर में वर्तमान में ही बहुत ज्यादा दबाव रहता है और वन्य प्राणियों का जो व्यवहार आचरण होता है वो दबाव के कारण बीमार होते हैं, उनका रवैया बदल जाता है, जो कि गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल अजय जी। और सुदेश जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। सर आपसे जानना चाहूंगे, आपने बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स बताए कि ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है वो वन्यजीवों को संरक्षण देना ही है, जैसे कि आपने जिक्र किया था। सर मैं ये जानना चाहूंगी, अभी वर्तमान की जब हम स्थिति देख रहे हैं, आगे जो योजना भविष्य में लाई जाएंगी उनका तो ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है वन्यजीव पर्यटन को लेकर? देखिए, वन्य जीव पर्यटन को लेकर अभी हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो एजुकेट करना पर्यटक को, जो पर्यटक आ रहा है वो सिंसियरली वाइल्ड लाइफ को समझे, पर्यावरण को समझे, इकोसिस्टम को समझे, इकोलॉजी को समझे, तब वो पर्यटन करने जाए। उसको किस तरह से इसके योग्य बनाया जाए, एक तो ये चुनौती है। दूसरी चुनौती हमारे सामने है कि हम किस तरह से लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें। नंबर तीसरा, हमारे जो मैनेजमेंट प्लान बनते हैं, मैनेजमेंट प्लान में इस बात वो बड़े इंक्लूसिव टाइप के होना चाहिए, जो सर्वसमावेशी हो, जिसमें सबसे प्रायोरिटी जो दी जाए वो प्रोटेक्शन को दिया है। हमारा जो आदर्श वाक्य होना चाहिए, दैट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ शुड बी मोर प्रोटेक्टिव देन प्रोडक्टिव, देन फाइनेंशियली प्रोडक्टिव, इट शुड बी मोर प्रोटेक्टिव। तो हमारे सामने सबसे पहली बात यह है कि विभिन्न प्रकार के प्रेशर आना है कि वाइल्ड लाइफ के जो टूरिज्म है उसको बहुत ज्यादा खोल दिया जाए। तो उसको बहुत ज्यादा खोलने के पहले सब तरह से एग्जामिन करना चाहिए हर पहलू को कि हमारी कैरिंग कैपेसिटी, हमारे जो पीएस हैं, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, माने नेशनल पार्क और सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व हैं, उनकी संधारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी कितना टूरिस्ट की है, और इस बात तब बढ़ाना चाहिए टूरिस्ट की संख्या। और नंबर 2, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टूरिज्म जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वो एपेक्स स्पीसीज यानी फ्लैगशिप स्पीसीज टाइगर ओरिएंटेड नहीं हो, वो मल्टी डायरेक्शनल हो।
कि जब टाइगर नहीं दिख रहा है तो हम दूसरे वन्य प्राणी दिखा सकें और दूसरा नेचर की जो हमारे पास खजाना भरा हुआ है उसको दिखा सकें। बिल्कुल बिल्कुल सुदेश जी। अजय जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पर। आपसे सर जानना चाहेंगे किन सुधारों की आप सिफारिश करते हैं जिससे पर्यटन भी और संरक्षण भी दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। देखिए, अभी बागवान साहब एक सीनियर रिटायर्ड अफसर हैं और उन्होंने जो प्रकृति के जो पर्यटक हैं उनके प्रशिक्षण पे भी बात कही है कि जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो उनको वन्य प्राणी के पर्यटन में निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि वो लोग उसकी केयर करते हैं। वो जो वन्य प्राणी के समक्ष जब भी जाएंगे तो कोई छेड़छाड़ या उनको परेशान नहीं करेंगे और केवल बाघ नहीं देखेंगे। जब वो अंदर जाएंगे तो निश्चित तौर पर अन्य वन्य प्राणी और जो जैव विविधता, जो हमारे यहाँ के वृक्ष हैं, जो अन्य उपलब्धियां हैं, उनको भी वो ध्यान देंगे। तो निश्चित तौर पर एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका वन्य प्राणियों के साथ संघर्ष टालना आज की डेट में बहुत बड़ी जरूरत है। लोकल जो आदिवासी अंचल के जो रहवासी हैं उनको फॉरेस्ट को उनको विश्वास जीतना पड़ेगा, जिससे वन्य प्राणियों का शिकार रुकेगा, संरक्षण बढ़ेगा तथा इसके अतिरिक्त कहीं न कहीं उनको भी रोजगार का साधन मिलेगा। तो वन्य प्राणी और इंसान का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। बिल्कुल अजय जी, और मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर, जो स्थानीय लोगों की बात की जा रही है, जो लोकल कम्युनिटीज की बात की जा रही है, इनको जागरूक करने के लिए पहले से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। वन्यजीव संरक्षण की हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण की हम बात करें, अभी जो कुछ संतुलन बनाना बचा है उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन लोकल कम्युनिटी को पहले से कैसे जागरूक किया गया है और अभी क्या करना चाहिए लोकल कम्युनिटीज के लिए? देखिए, बहुत एक अहम प्रश्न था। लोकल कम्युनिटी को अभी तक शोषण हो रहा है, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जितने टाइगर रिजर्व्स हैं वो आदिवासी जिलों में हैं, उनकी जमीनें जो हैं वो जनरल के लोगों को बेची गई है। आप यकीन मानेंगे मध्य प्रदेश में पूरे भारत के रसूखदारों के होटल रिजॉर्ट टाइगर रिजर्व्स के पास हैं, उन जमीनों में है जिनके भूस्वामी पहले लोकल लोग थे। तो कहीं ना कहीं जमीनों का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। बाहरी लोग जो पूंजीपति हैं जो इस पर निवेश करते हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनते हैं, भूजल का दोहन होता है और स्थानीय लोग उसमें केवल नौकरी करते हैं, स्थानीय लोग केवल चौकीदार और खाना बनाने वाले रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इसकी त्रुटि है, समस्या है। तो जमीनों के क्रय विक्रय पर नजर रखनी होगी और स्थानीय लोगों को भी स्वयं स्वावलंबन के तहत उनको भी अपने रिजॉर्ट और होम स्टे बनाने के लिए लोन या उनको भी बढ़ावा देना होगा। जिप्सी ड्राइवर, गाइड, इन लोगों के साथ भी अच्छा आचरण होना चाहिए, जिससे कि वो वन्य प्राणी को अपना हिस्सा मानते हुए उसके सुरक्षित रखने के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहें। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी, यानी कि सबसे ज्यादा जो मुख्य फोकस है वो फिलहाल लोकल कम्युनिटीज पर भी देना होगा कि वो कैसे वन्य जीवों के साथ फ्रेंडली रह सके। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन जो है वो बढ़ रहा है, या ये कहे मध्य प्रदेश और केरल ही दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अच्छा वन्यजीव पर्यटन जो है वो देखा जाता है। अब देखिए, पर्यटन के माध्यम से रोजगार और समृद्धि का साधन तो है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही होना चाहिए कि हमारे वन्यजीवों को कैसे उनको संरक्षित रखा जाए, इसी के साथ हमारे पर्यावरण का संरक्षण कैसा हो, साथ ही साथ वन्यजीव पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने को लेकर काम किया जाना अभी बेहद जरूरी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।